नमस्कार। एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और प्सिफोलॉजिस्ट के नज़रिए से आज हम बिहार की 139 रोज़ेरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2025 चुनाव नतीजों का एक गहरा और निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद किसी पर निजी हमला करना नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम और ढांचे को समझना है जो ज़मीन पर एक आम वोटर के फैसले को तय करता है। आंकड़ों और ज़मीनी हकीकत का ये सफ़र आगे के लिए एक साफ रास्ता दिखाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे। हम रोज़ेरा की मिट्टी और वहाँ की सच्चाई से शुरुआत करते हुए आंकड़ों के इशारे समझेंगे, चुनावी हार जीत की एनाटमी देखेंगे और आखिर में एक ठोस प्रिस्क्रिप्टिव गवर्नेंस ब्लूप्रिंट पर आएंगे। डाटा और आंकड़ों में उलझने से पहले हमें एक बुनियादी संवैधानिक मूल्य को याद रखना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र सिर्फ नंबर से नहीं चलता, ये हर वोटर की गरिमा और एक जिम्मेदार, जानकारी से भरे सार्वजनिक संवाद से तय होता है। हम यहाँ डाटा पॉइंट्स नहीं, उन जीते जागते लोगों की बात कर रहे हैं जिनके अस्तित्व पर राजनीति आधारित है। रोज़ेरा की जमीनी हकीकत को महसूस कीजिए। ये एक पूरी तरह से कृषि प्रधान क्षेत्र है जो हर साल मौसम की मार झेलता है। मिट्टी से जुड़े इन लोगों की आजीविका लगातार खतरे में रहती है। जब बाढ़ आती है और खेत डूबते हैं तो सिर्फ फसल बर्बाद नहीं होती, एक पूरे परिवार की उम्मीद और उनका भविष्य उस पानी में डूब जाता है। ये इस क्षेत्र की वो सच्चाई है जिसे सुने और समझे बिना कोई भी चुनावी विश्लेषण पूरा नहीं हो सकता। लेकिन यहीं सबसे बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स शुरू होता है। एक तरफ जमीन पर इतनी त्रासदी और दूसरी तरफ चुनाव के आंकड़े बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। इस आंकड़े को देखिए, 55.02%, 55.02%। ये सिर्फ एक मार्जिन नहीं है, ये एक प्रचंड जनादेश है। एनडीए के इनकम्बेंट उम्मीदवार ने इस भारी बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज की। लेकिन क्या ये जीत सच में उनके विधायी काम का नतीजा थी या कहानी कुछ और ही है? इस शानदार जीत के ठीक विपरीत इस दूसरे नंबर पर गौर कीजिए। 19 अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने विधानसभा में सिर्फ 19 सवाल पूछे। जरा सोचिए, जिस स्टेट का एवरेज लगभग 90 सवालों का हो, वहां सिर्फ 19 सवाल पूछने वाले प्रतिनिधि को ऐसी मैसिव विक्ट्री कैसे मिल सकती है? ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। और चिंता की बात यह है कि जमीन बिल्कुल ठीक नहीं थी। 60,000 हेक्टेयर्स कृषि भूमि जो बाढ़ के पानी और बालू में बुरी तरह डूबी हुई थी। किसान बेहाल थे, उनकी आजीविका तबाह हो चुकी थी। पर फिर भी विपक्ष इस इतने बड़े कृषि संकट को, लोगों के इस गुस्से को अपने वोटों में तब्दील करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। ऐसा क्यों हुआ? इस हार और जीत की मैकेनिक्स को समझने के लिए हमें इस नतीजे की एनाटमी देखनी होगी। बात किसी नेता की नहीं है, बात सिस्टमैटिक फेलियर्स की है। रोज़ेरा में एक बहुत ही गहरा, शांत पब्लिक हेल्थ क्राइसिस चल रहा है। 67% बच्चे एनीमिक हैं, 44% की फिजिकल ग्रोथ रुकी हुई है और 70% गर्भवती महिलाएं खून की कमी झेल रही हैं। यहां तक कि इनका जो मॉडल सदर हॉस्पिटल था, वो तक बाढ़ के पानी में डूब गया था। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा था? वो इन जिंदा और चुभने वाले मुद्दों को वेपनाइज करने में, उन्हें चुनावी आधार बनाने में पूरी तरह फेल हो गए। उनकी अप्रोच एपिसोडिक थी, टुकड़ों में थी। अब इस चुनावी नतीजे की रियलिटी देखिए। 50,533 वोटों का इतना बड़ा मार्जिन। अक्सर हम राजनीति में सोचते हैं कि जब भी वोटर टर्नआउट अचानक बढ़ता है तो वो इनकम्बेंट सरकार के खिलाफ होता है, पर यहां बिल्कुल उल्टा हुआ। बढ़े हुए टर्नआउट ने रूल करने वाले अलायंस के मैक्रो नैरेटिव को और मजबूती दे दी। उनका लास्ट माइल कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि लोकल गुस्सा इस बड़े टर्नआउट के आगे बिल्कुल दब गया। अगर हम दोनों साइड्स की स्ट्रैटेजी को क्लिनिकली कंपेयर करें तो तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ विपक्ष के उम्मीदवार थे जो काफी पढ़े लिखे थे, पर उनका जमीन पर, खासकर आज के यूथ के साथ कोई डायरेक्ट इमोशनल या विसरल कनेक्ट नहीं था। वो अपने पुराने धर्रे पर चल रहे थे। दूसरी तरफ रूलिंग अलायंस ने अग्रेसिव तरीके से माइक्रोकास्ट इंजीनियरिंग की और अपने वोट बैंक का एक ऐसा अभेद्य किला बना लिया जिसे तोड़ना आसान नहीं था। और ये किला कोई एक रात में तैयार नहीं हुआ है। अगर आप इस कंस्टिट्यूएंसी की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको एक क्लियर पैटर्न नजर आएगा। ये 3 टर्म मैट्रिक्स देखिए। इससे साफ समझ आता है कि रूलिंग अलायंस ने पिछले 10 सालों में खुद को स्ट्रक्चरली कितना मजबूत किया है। विपक्ष एक 32% की बैंडविड्थ में अटक कर रह गया है।
उन्होंने एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी ईबीसीज और उस महत्वपूर्ण पासवान वोट बैंक को इस तरह से लॉक कर लिया है कि विपक्ष के पास उनमें सेंध लगाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये एक प्योर मैथमेटिकल और स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? इस पुरानी हेजेमनी को तोड़ने के लिए सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं बनेगा। उसके लिए जरूरत है एक शार्प 4 चरण वाले ब्लूप्रिंट की, जिसे हम 2030 चतुर्मुखा डॉक्ट्रीन कहते हैं। लेकिन एक चीज पर हमें बिल्कुल क्लियर रहना होगा। जब हम ग्राउंड पर लोगों की माइक्रो ग्रीवेंस यानी उनकी छोटी बड़ी परेशानियों का डेटा इकट्ठा करेंगे, तो वो स्ट्रिक्टली इंडिया के DPDP 2023 फ्रेमवर्क के तहत होना चाहिए। नागरिकों की प्राइवेसी और उनकी सहमति किसी भी हाल में नॉन नेगोशिएबल है। लोग हमारे लिए सिर्फ डेटा पॉइंट नहीं है, चुनावी राजनीति उनकी गरिमा का सम्मान करके ही होनी चाहिए। तो ये चतुर्मुखा डॉक्ट्रिन काम कैसे करेगा? इसके 4 फेजेस हैं। फेज 1 साइलेंट ऑडिट, जहां बाढ़ जैसी समस्याओं के लिए यूथ कोऑपरेटिव्स बनाए जाएंगे। फेज 2 एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जहां उन 19 सवालों जैसी इनएक्टिविटीज को पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बनाया जाएगा। फेज 3 मोबिलाइजेशन मैट्रिक्स, जो एक अग्रेसिव माइक्रो लेवल स्ट्रैटेजी होगी। और आखिर में फेज 4 72 आवर्स सीज, जहां पोलिंग के दिन आखिरी 3 दिनों में बूथ मैनेजमेंट को किसी कॉर्पोरेट वॉर रूम की तरह हैंडल किया जाएगा। इस ब्लूप्रिंट को सक्सेस बनाने के लिए कुछ नॉन नेगोशिएबल कदम उठाने होंगे। पुरानी थकी हुई लीडरशिप को रिप्लेस करके एक फ्रेश यूथ कैडर सामने लाना होगा। लोकल लेवल पर फेल होते अस्पतालों और सर्विसेज के बाहर शैडो वेलफेयर मैकेनिज्म्स खड़े करने होंगे। और सबसे बड़ा पिवट, मैथिली भाषा में एक हाइपर लोकल संवाद स्थापित करना होगा, जो सीधा आम आदमी के दिल से जुड़े। आखिर में एक बहुत ही शांत लेकिन सीधी चेतावनी। इस गणित को समझिए। अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं, अगर यही पुरानी अप्रोच रही, तो आगे क्या होगा ये तय है। अगर इस ढांचागत यथास्थिति, इस स्टेटस को ठीक से चुनौती नहीं दी गई, तो ये सीट फ्यूचर में और मजबूती से उसी किले में बंध जाएगी। जनता को अब एक्शन चाहिए, सिर्फ इरादे नहीं। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.